नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 26 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से किया था और उसका फायदा आपको मिल भी रहा होगा। और ये हमारा साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल 60 लोग इससे अब तक जुड़ चुके हैं। मतलब मुझे ढेर सारा प्यार आप लोग की तरफ से मिल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो लाभदायक हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको लगता है कि किसी को शेयर किया जाए उसका फायदा होगा तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, अब सीधे हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर, और बड़े शानदार ढंग से जो हम लोग देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। ठीक है, मतलब देखिए, एक बात तो यहाँ प्रश्न में ही एक चीज बता दे रहे हैं कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि इसका क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान। ठीक है, तो पहले विकल्प में कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कि डॉक्टर नगेंद्र थे, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो मित्रों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ध्यान से सुनिए, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत, ठीक है, जो अभिव्यंजनावाद था उसका संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत से किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, अब आइए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं एकदम अच्छे ढंग से। कह रहे हैं कि देखिए, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किससे माना है? वक्रोक्ति सिद्धांत से माना है। ठीक है, अब क्रोचे के बारे में देख लीजिए। क्रोचे पाश्चात्य दार्शनिक थे। हमें पता है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम लोग क्रोचे को पढ़ते हैं, और ये बहुत बार पूछा है कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक, अब देखिए, इनके द्वारा रचित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्या कह रहे हैं? न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ठीक है, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, और डिफेंस ऑफ पोएट। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट। अब देखिए, एस्थेटिक ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो क्रोचे का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो नोट कर लीजिएगा। हम्म अब अगला प्रश्न हम लोगों का शानदार प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न के डिमांड को समझते हुए चलेंगे। कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। ठीक है, मतलब हिंदी नवजागरण है, ठीक है, अब हिंदी नवजागरण को किसने बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कह दिया, ये बता दीजिए हमें आप। पहले विकल्प कह रहे हैं कि रहस्यवाद रामविलास शर्मा, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि डॉक्टर नामो सिंह, कि रामचंद्र शुक्ल। देखिए, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और राष्ट्रवाद विरोधी कहने का काम जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। पुनः रिवीजन करते हैं कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान थे। मतलब नवजागरण को क्या कह दिया? बुद्धिवाद और रहस्यवाद विरोधी कह दिया। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो गया रामविलास शर्मा। व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या में कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी नवजागरण को बुद्धिवाद और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। कह रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने क्या लिखा? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर मैनेजर पांडे ने रामविलास शर्मा के विषय में क्या कहा है। देखिए, जब आपसे कभी अगला प्रश्न आ जाए, मान लीजिए आप 22 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरे हैं और यह प्रश्न आ जाए कि रामविलास शर्मा को किसने हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में देखा है, तो मैनेजर पांडे का है। या तो ये सीधे स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा यह कथन किसका है। इस तरह भी प्रश्न बन जाएंगे, तो हम लोग लगा देंगे आचार्य कौन? डॉक्टर मैनेजर पांडे। अगले प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। देखिए, शानदार प्रश्न है।
ठीक। अब ये प्रश्न देखिए, बहुचर्चित प्रश्न है ये। और आप देखेंगे कि जो एमपी, ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम है उसमें भी यह नाटक लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। ठीक, मतलब नाटक का नाम पूछ रहे हैं जिसमें सिंघानिया नामक पात्र है। पहला विकल्प है आठवां सर्ग, दूसरा विकल्प है आधे अधूरे, तीसरा विकल्प है अंधा युग, चौथा विकल्प है चंद्रकांता। ठीक, अब देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? सिंघानिया जो पात्र था किसमें था? सिंघानिया पात्र मित्रों किसमें? आधे अधूरे में थे। ठीक है, सिंघानिया पात्र किसमें थे? आधे अधूरे। और कौन से पात्र थे? देखिए, एक पात्र है महेंद्रनाथ, सावित्री, कभी कभी इसे सावित्री पात्र पूछता है किससे, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सावित्री पात्र किस नाटक में? ठीक है, तो आधे अधूरे। अब इसके व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, व्याख्या में क्या कह रहा है मित्रों? तो आधे अधूरे सही हो गया। अब देखिए व्याख्या, शानदार एकदम व्याख्या पढ़ते हैं और चीजों को एकदम समझते हुए याद करते हुए प्रश्न के तरीके कैसे पूछे जाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। ठीक है सर, हमने मान लिया कि सिंघानिया का संबंध किस नाटक से है। ठीक है, हम आज यह कभी नहीं भूलेंगे अब, कि आज के बाद हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि सिंघानिया सिंघानिया नामक पात्र किससे है? आधे अधूरे से है। ठीक, अब देखिए, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का नाटक है। एकदम सही बात है कि आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। अब हमें बता दीजिए इनके और कौन से नाटक हैं। ठीक है, बताइए आप मुझे इनके और कौन से नाटक हैं, कमेंट करके बताइए। कह रहे हैं इसका प्रकाशन कब हुआ? 1969 में हुआ। ठीक, इसके प्रमुख पात्र महेंद्रनाथ, सिंघानिया, अशोक, जगमोहन, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। ठीक, हमें क्या ध्यान रखना? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि महेंद्रनाथ पात्र पूछ ले, सिंघानिया पात्र पूछ ले और सावित्री। ठीक है, सावित्री। और आपको अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, मुझे ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, तो इसको भी याद कर लीजिए। अशोक, जगमोहन, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। ठीक, अब देखिए आगे जो विकल्प दिए गए थे वो किसके नाटक हैं और कब लिखे गए, इसकी चर्चा की गई है। कह रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। आठवां सर्ग। ठीक है, आपको पता है कि कुमार संभवम के, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, कितने सर्ग थे कुमार संभवम? 17 सर्ग थे। ठीक, तो उसमें जो आठवां सर्ग था उसी को आधार बनाकर आदरणीय सुरेंद्र वर्मा ने आठवां सर्ग नामक नाटक लिखा। अब देखिए देवकी नंद खत्री, इनका क्या है? ये तिलिस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखे। ठीक है, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, इनके दो उपन्यास हैं। और एक महिला लेखिका भी चंद्रकांता नाम से है, इसे भी ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए 1888 में इन्होंने लिखा। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 में आया है। ठीक है, कब आया? 1955। ये तो ऐसे नोट कर लीजिए, कहीं अगर आपके सामने बोर्ड लगा हो ना तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो इसको चिपका लीजिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धर्मवीर भारती का क्या? अंधा युग। और अंधा युग कब था? 1955 ईस्वी में था। ठीक, तो ये हमारा सही हो गया। अब देखिए आगे, आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस उतना ही कह रहे थे और कुछ नहीं कह पाएंगे। अब देखिए 30वां प्रश्न हमारे सामने, एकदम शानदार ढंग से, थोड़ा सा, ठीक है, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए क्या इससे आंसर निकल पाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। ठीक, मतलब एक काव्यांश दिया गया, उसमें विरह, विरह की कई दशा होते हैं, उस दशा में किस दशा का वर्णन है। ठीक, अब देखिए पहले कह रहे हैं यह तन जारो छारिकै कहो कि पवन उड़ाव, मकुतेहि मारग, मकुतेहि मारग उड़ी, ये उड़ी शब्द है। ठीक, उड़ी पर है, कंत धरे जह पाओ। कह रहे हैं कि इसमें अभिलाषा है, कि उद्योग है, उद्वेग है, कि उन्माद है, कि स्मृति है। ठीक है, तो इसमें अभिलाषा, अभिलाषा विरह दशा क्या वर्णन किया गया है। देखिए अब हमारे सामने ये पंक्ति आ जाए यदि, कि यह तन जारो छारिके कहाँ कहो पवन उड़ाए, मकुत ही मारग उड़े परी कंत धरे जहाँ पाव। ठीक है, इस पंक्ति में क्या दिख रहा है? अभिलाषा दिख रहा है। क्या? अभिलाषा नामक विरह दशा का वर्णन है, अभिलाषा। ठीक, अब हम लोग को यह पंक्ति मिल जाए तो हम लोग गलत नहीं करेंगे, इसको आज यही याद करके जाएंगे कि यह तन जारो छारी के कहो कि पवन उड़ाए। ठीक है, वो उनका इच्छा क्या है? वो अभिलाषा कर रहे हैं कि पवन उड़े, मतलब हवा उड़े।
ठीक है, अभिलाषा, ऐसे सोचिए कि अभिलाषा वो चाह रहे हैं कि पवन उड़े, ठीक, ऐसे चीजों को जोड़ते चलिए, विद्वान नहीं बनना है, ठीक। कह रहे मकुते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाँव, ठीक है, उनकी अभिलाषा है कि पवन उड़ती चले, अभिलाषा विरह दशा। मतलब ये प्रश्न रिपीट हो जाए तो हमारा गलत ना हो, बस हमें ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि उस काव्यांश में विरह की अभिलाषा, इस उक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है, ठीक है, मान लिया मैं इसमें विरह की अभिलाषा का वर्णन है। कह रहे हैं विरह के क्षणों में प्रकृति उद्दीपक की भूमिका निभाती है। कभी देखे हैं जब, ठीक है, ब्रेकअप लोगों का होता है तो लोग क्या नदी किनारे बैठ गए हैं, समुद्र किनारे बैठ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लेकिन बच के बैठना चाहिए। तो प्रतीक क्या है, प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, उद्दीपक के रूप में होता है। एकदम देख रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, उसी को देखते रह जा रहे हैं, चांद देख रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, विरह के क्षणों में प्रकृति उद्दीपक की भूमिका निभाती है। अब देखिए 12 मासा एवं षड ऋतु वर्णन के आधार पर जायसी ने नागमती की मन स्थिति पर ऋतुओं के बदलते प्रभाव का चित्रण किया है, ठीक है। अब देखिए ये रचना कहाँ से है, ये रचना, ये पंक्ति किससे है। अब एक बात तो स्पष्ट होगी, यह तन जारो छारी के कहाँ को मन कहो कि पवन उड़ाए मक तेहि मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ। मित्रों एक तो यह बात स्पष्ट हो गई कि इसमें अभिलाषा नामक विरह की दशा का वर्णन है। एक बात और स्पष्ट हो गई कि यह पद्मावत से है। कहाँ से है, पद्मावत से है, ठीक है। याद करते चलेंगे, कुछ कठिन नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं विरहणी नायिका नागमती की अभिलाषा का प्रस्तुत भाव चित्र उक्त पंक्ति में अत्यंत भावोत्पादक है, प्रभावोत्पादक है। मतलब नागमती की विरह दशा का वर्णन है और अभिलाषा की विरह की दशा का वर्णन है। अगला प्रश्न भाषा विज्ञान से शानदार प्रश्न है, और इस टाइप के एक प्रश्न चाहे वो नेट हो, ठीक है, वो चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक। नेट में तो वायरल क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ में अगर आपको 343 से 351 तक के अनुच्छेद याद हैं तो ये जान लीजिए कि एक पेपर आउट क्वेश्चन आपको तैयार है, ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। मित्रों पहली बात तो ये जान लीजिए, नेट में ऐसे भी प्रश्न बने कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई, ठीक है, ये प्रश्न तो ये हो गया। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वो अनुच्छेद बताइए जिसके आधार पर राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। पहला विकल्प 343(2), 348(1), 344(1), 343(1), इसका सही विकल्प क्या है, 344(1), ठीक है। क्योंकि 343 में तो ये बताया गया क्या कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है, संघ की राजभाषा देवनागरी होगी, और उसमें जो है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 344 में ये बताया गया कि जो है कि 1955 में के अनुसार ही 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग गठन करेगा, और ठीक है, और अनुच्छेद 343 में यह कहा गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको तो रट लीजिए, आप कुछ नया याद हो 343 रट लीजिए क्या, और इसको समझ के कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाता है कि भारतीय अंकों का संघ, ठीक है, लिखेंगे कि 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय अंकों का कौन सा रूप मान्य होगा, उसमें कहेंगे अंतरराष्ट्रीय, उसमें लिखेंगे रोमन, ठीक है। मित्रों जब आप एकदम गंभीरता से, आप अगर साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप गंभीर विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप गंभीरता से अध्ययन यदि कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, जिन छोटी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग ध्यान ही नहीं देंगे, अरे ये क्या है, लेकिन यही सब कुछ है। एक प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। देखिए अगर इसको जो है ना, आप अगर मतलब आपका सिलेबस क्लियर हो कि जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ठीक है, सूफी में कौन आते हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा ज्ञानश्रयी में कौन आते हैं, ठीक, अगर ये भी क्लियर हो ना तो भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राम भक्त कवि हैं, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। पहला विकल्प कर रहे हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नाभादास, ठीक है, नाभादास,
और इन्हीं के जो भक्तमाल में है ना रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है, इन्हीं के भक्त का माल में बहुत चर्चित। ठीक है, अब देखिए नाभादास तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि हैं। ठीक है, अब ये भी प्रश्न बनता है मित्रों, यह भी प्रश्न बना हुआ है कि वो कौन से राम भक्ति कवि जो तुलसीदास के समकालीन थे। तो नाभादास, नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है, नाभादास ने 1585 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। इसमें लगभग, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने लोगों का जीवन वृत्त है, तो 200 लोगों का जीवन वृत्त है। और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों का 316 छप्पइयों में लिखा गया। ये प्रश्न मैं नहीं देखा हूं, लेकिन पूछा जा सकता है। जब ये पूछ लिए हैं कि नाभादास किस भक्तमाल किसकी रचना है, ये पूछ लिए हैं। नाभादास के भक्तमाल में रामायण के 12 शिष्यों, यह भी पूछ लिए हैं। कितने कवियों का जीवन वृत्त है, यह भी पूछ लिए हैं। तो ये क्यों नहीं पूछ सकता कि 316 छप्पइयों में लिखा गया है। अब हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अब देखिए, शानदार, ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर आप भगीरथ मिश्र को ठीक ढंग से पढ़ते हैं तो इस प्रश्न को तो आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, बहुचर्चित प्रसंग है, पीजीटी 13 में भी इससे संबंधित प्रश्न है। और पीजीटी 2013 में जब आप प्रश्न को देखते हैं तो ऐसे काव्य शास्त्र के घुमावदार प्रश्न है। ठीक है, वो वहां पे ये नहीं पूछते हैं, वो अर्थ प्रकृतियां पूछ लेते हैं कि निम्न में से एक अर्थ प्रकृति नहीं है। वो, ठीक है, वो संधियां पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी संधियां नहीं है। ठीक है, नेपथ्य के पीछे के भाग को क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे के, मतलब ऐसे काव्य शास्त्र और नाटक से जुड़े हुए तत्वों को पूछते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। आगे हमारे सामने प्रश्न है मित्रों, कह रहे हैं कि एकांकी में संकलन त्रय का क्या आशय है। कह रहे हैं कि पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय। ठीक है, एकांकी में क्या ये इन संकलन त्रय का आश्रय है। ठीक है, कह रहे हैं कि समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, समय स्थान कार्य की एकता। ठीक मित्रों, हमें उत्तर मिल गया क्या कि जो एकांकी में संकलन त्रय है वो क्या है। एक तो समय है, क्या है, समय, इसको मैं लिखता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है ये, समय हो गया। ठीक, और एक क्या हो गया, पहला तो समय हो गया, दूसरा क्या है, स्थान है। ठीक है, तीसरा क्या है, कार्य। समय स्थान कार्य, बहुत महत्वपूर्ण। कभी कभी ऐसे प्रश्न था निम्न में से एक संकलन त्रय में नहीं आता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि एकांकी में संकलन त्रय का आश्रय समय स्थान कार्य है। क्या, समय स्थान कार्य। आप ऐसे सोचिए, ठीक है, आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, बस इतना सोचिए कि स्थान पर आप कार्य करते हैं, स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कैसे, समय पे करते हैं। ठीक, जैसे आप अभी बैठे कुछ कार्य कर रहे हैं, तो स्थान पे बैठे हुए कार्य करने के लिए और कुछ समय निर्धारित है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ही विषय दिन भर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो स्थान, देखिए कार्य को जोड़िए स्थान से, कोई भी कार्य आप किस स्थान पे करते हैं और उस कार्य को करने में समय ही लगता है, ऐसे जोड़िए, ऐसे भी समझ पा रहे हैं तो भी सही है कि समय स्थान कार्य की एकता। अब देखिए संकलन त्रय में अभिप्राय, नाटक और एकांकी में काल, स्थान और कार्य। ठीक है, तीन नाट्य अविंतियों से। अब देखिए समय को जो है कभी कभी काल भी लिख देता है। ठीक, समय को कभी कभी काल भी लिख देता है। क्या, काल भी लिख देता है। देखिए समय की एकता, स्थान की एकता, कार्य की एकता का उल्लेख अरस्तु के काव्य शास्त्र में मिलता है। फिर कह रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। मतलब अगर संकलन त्रय है तभी तो जो है श्रेष्ठ एकांकी हो सकता है। अब इनकी एक एकांकी का नाम बता दीजिए। ठीक है, बादल की मृत्यु, बहुत चर्चित, कई बार पूछा है, बादल की मृत्यु कब आई, 1903 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए, अब यह भी कभी पूछ सकता है ना घुमा के कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संकलन, किसने संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा माना है। बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो अब देखिए आगे प्रश्न हमारा 34वां प्रश्न और शानदार प्रश्न। ठीक है, लेकिन विचारात्मक प्रश्न, विचार करना पड़ेगा आपको। कैसे, अभी स्पष्ट हो जाएगा कैसे आप अलग कर लेंगे इसको। ठीक, कह रहे हैं कि आचार्य अलंकार, ठीक है, इसमें कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। मतलब वो पूछ ये रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति को अभी हम लोग खोज लिया जाएगा। कह रहे हैं कि विश्वनाथ है, कि दंडी है, कि भामा है, कि उद्भट है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर हम थोड़ा भी ध्यान देंगे।
अगर हमें काव्य लक्षण भी तैयार है तब भी हम इसको कर लेंगे। देखिए पहली बात तो भामह अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सर ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए एलिमिनेट करना सीखा जाए कैसे। ठीक है, इनका जो है काव्यादर्श था। ठीक है, और इनके जो बहुचर्चित जो है काव्य गुण के संबंध में कि क्या काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पछेत। अगर ये अलंकारवादी होते नहीं तो कैसे अलंकार को मुख्य मानते गुण के लिए। ठीक है, गुण और अलंकार दोनों को महत्वपूर्ण कैसे मानते, तो ये अभी नहीं होंगे, ये भी अलंकारवादी है। उद्भट, इनकी पुस्तक का नाम जानते हैं आप लोग, काव्य अलंकार सार संग्रह। ठीक है, तो काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है, तो यह भी तो अलंकार से संबंध। अब बचे कौन, विश्वनाथ। विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ किस सदी के थे, नेट में पूछा हुआ है, 14वीं सदी के थे। ठीक, इनके ग्रंथ का नाम साहित्य साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण। और देखिए आपको ये भी नहीं याद आता, अगर इनका काव्य लक्षण याद है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, माने रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, तो रस को महत्व दे रहा है मित्रों। तो आपको यह स्पष्ट हो गया कि आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्होंने रस की परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने कौन सा प्रश्न है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए और व्याख्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने, ठीक है, किन्होंने, विश्वनाथ ने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना तथा रत या वत्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वत्सलता नामक स्थायी भाव या वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए वात्सल्य में वह है वात्सल्य। ठीक है, थोड़ा इसको आप समझ लीजिएगा, तो क्योंकि मैं जो है मेरे पास कुछ ऐसा तकनीकी रूप से अभी मैं समृद्ध नहीं हूँ। ठीक है, तो वात्सल्य, ठीक, वात्सल्य और विश्वनाथ, ठीक है, वह दोनों में आ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर वात्सल्य नामक 10वें रस को पूछ ले, ठीक है, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा कौन, विश्वनाथ। अब देखिए कह रहे हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे, भामह थे। इनका समय कितना था मित्रों, 6वीं सदी था। ठीक है, 6वीं सदी था। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, काव्य अलंकार था। क्या था, काव्य अलंकार था। एक और तथ्य, इन्होंने कौन सा काव्य हेतु माना, इन्होंने केवल क्या है, प्रतिभा को केवल काव्य हेतु, एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा है। कह रहे हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या व्याख्याता भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट इत्यादि थे। ठीक, अब देखिए आ गया प्रयोगवाद से प्रश्न, और शानदार प्रश्न, एकदम याद करते चलेंगे। ठीक, याद करते चलेंगे। अब देखिए कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। मतलब तार सप्तक में 7 लोग थे। ठीक है, हमें पता है पहला तार मतलब तार सप्तक 1943 में संपादित हुआ, अज्ञेय ने किया। ठीक है, इस पर अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि एक लोग इसमें नहीं है। वो कौन से हैं, कह रहे हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा की मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो इसका एक है आर्म MNGB, आर्म MNGB। सब लोग अपना अपना ट्रिक बनाते हैं, मैं भी यूट्यूब से सीखा हूँ। ठीक है, ए फॉर क्या हो गया, अज्ञेय हो गया, आर फॉर रामविलास शर्मा, एम फॉर मुक्तिबोध, एम फॉर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार महतो, भारत भूषण अग्रवाल। कहीं इस नाम में क्या आपको केदारनाथ सिंह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं सर, तो ठीक है मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह हो गया। ठीक है, हम लोगों ने उत्तर पा लिया। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये जान लिया केदारनाथ सिंह तार सप्तक में नहीं है, लेकिन किसमें है, अब इस बात को जाना जाए। ठीक, केदारनाथ सिंह तार सप्तक के रचनाकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक नाम आप केदारनाथ अग्रवाल सुने होंगे मित्रों। ठीक है, उनका जन्म 1911 में हुआ बांदा में, और ये प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं, ठीक है, और केदारनाथ सिंह को आप एक मत मानिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह अपने इतिहास ग्रंथ में केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवाद का सुमित्रा नंदन पंथ की संज्ञा दी है। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि बच्चन सिंह ने कह दिया। अब देखिए कह रहे केदारनाथ सिंह तार सप्तक के रचनाकारों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये तृतीय तार सप्तक के कवियों में आते हैं। ठीक है, एक बात हम लोग को पता चल गई कि अब आगे प्रश्न यह पूछ ले हमसे कभी भी कि आप परीक्षा दे रहे हैं, प्रश्न आ गया सामने कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक में सम्मिलित थे। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे अब तीसरे में थे। कह रहे हैं कि तार सप्तक की स्थापना कब हुई, 1943 में हुई। इसके संपादक तो में ठीक है 4 तार सप्तक आया, कौन कौन से मित्रों, इसके क्रम भी आए हुए हैं। ठीक है,
यहाँ हमको ध्यान देना कि इसका नाम प्रथम तार सप्तक नहीं, केवल तार सप्तक है। प्रश्न में ऐसे भी घुमाते हैं कभी, प्रथम तार सप्तक लिख देंगे पहले विकल्प में, तो ध्यान दीजिएगा केवल तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक यह शब्द है। दूसरा शतक 51 में, ठीक है, 88-20 इसका ट्रिक है, ठीक है। 43 में आप जोड़े 51 आया, 51 में 8 जोड़े 59 आया, और 20 जोड़ दिए तो 79। इसमें देखिए गलत दिया हुआ है, 1979 हो गया, ठीक। तो हम लोग को चारों जो है मित्रों तार सप्तक का समय पता चल गया। अब देखिए तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, उसकी बात देखिए। बहुत शानदार प्रश्न है ये, क्योंकि ये जो है ना परंपरागत प्रश्न है, और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए इनका जन्म देखिए, तो ये 1911 में जन्म लिए, ये 1917 में लिए, जिसका मुझे याद होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, ये 1917 में लिए। अब देखिए नेमिचंद जैन, ठीक है, यह भी इन्हीं में थे। भारत भूषण अग्रवाल भी, राम बिलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, ये लोग तार सप्तक में सम्मिलित थे। अब देखिए मतलब कितना बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है, ठीक। अगर आप थोड़े भी गंभीर विद्यार्थी होंगे तो आपके चेहरे के सामने ये चीज घूम रहा होगा कि पहला उपन्यास किसने माना, ठीक है, इसके लेखक कौन थे, ठीक, और इसमें क्या है, किस ढंग पे लिखी गई, क्या ये अंग्रेजी के ढंग पर लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास था। तो अगर आप थोड़े भी गंभीर होंगे इस बात को लेकर तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले विकल्प कि कब इसका रचनाकाल कहना है, 1891, ठीक, 1882, 1881 या 1877। तो मित्रों इसका जो प्रकाशन वर्ष होगा 1882 होगा, ठीक है। इसे पहला उपन्यास किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। इसके लेखक कौन थे, तो लाला श्रीनिवास दास थे, लाला श्रीनिवास दास थे, उन्हीं की परीक्षा हो रही थी। अब देखिए कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया, ठीक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको पहला उपन्यास कह दिए, उसको तो ये समझिए ना कि वो पेपर आउट है। क्या है, पेपर आउट है। अब देखिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन, ठीक है, कौन से लेखक किसे या कौन से प्रस्तोता किसे जो है पहला उपन्यास मानते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम 1877 में आया क्या, देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, किसका था, गौरी दत्त था, गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त का। ग से गौरी, अ से गोपाल, ठीक है, गोपाल राय ने इनको क्या माना, पहला उपन्यास माना, ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 1877 में श्रद्धाराम फुल्लौरी, फिल्लौरी फुल्लौरी, और देखिए मल्ल जब लिखा होता है तो द्वितल, उसी तरह देखिए विजय शंकर मल्ल ने इसको प्रथम उपन्यास माना। कब था, 1877 में था, और 1882 में यह उपन्यास था, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न में देखिए हम लोग कई प्रश्न, ये नहीं कि पहले दूसरा, पहले चौथा, तीसरे दूसरा, ये इस तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एकदम गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं, और सच मानिए आप इस सीरीज को करिए और किसी एग्जाम में बैठिए, यदि फायदा ना मिले तो कहिएगा, कमेंट करिएगा कि नहीं फायदा नहीं मुझे मिला, लेकिन उसी गंभीरता, उसी तन्मयता के साथ, जिस तन्मयता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पुस्तक को लेकर और साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं तो मित्रों मानिए हमारी मेहनत आपकी मेहनत और मिल गई यदि, तो फिर जान लीजिए क्या सोने पे सुहागा होने वाला है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, क्या कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहे हैं अब इसको गलत कैसे कर सकते हैं आप। देखिए कह रहे हैं कि वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य कहलाती है। क्या, वचन की वक्रता, ठीक है, वक्रता, और इसी वक्रता की बात कुंतक भी करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि वचन की वक्रता भाव भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, कि भगीरथ मिश्र का है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मतलब इतिहास से ही नहीं पीछा आपका कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, आपको काव्य शास्त्र में भी अच्छा नंबर पाने के लिए इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रश्न हमारे सामने फिर से आ जाए कि क्या वचन की वक्रता
वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह किस विद्वान का कथन है? तो हम लोग तुरंत लगा देंगे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियां हो सब काव्य ही कहलाए। ठीक है, अब ये कथन कभी पूछ ले कि क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियां हो सब काव्य ही कहलाए, मतलब शब्दों की कलाबाजी कर दिए थोड़ा सा, अब सबको आप काव्य कहने लगेंगे, मतलब व्यंग्य टाइप की बातें कह रहे हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न बहुचर्चित उपन्यास से ही जुड़ा हुआ प्रश्न, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कार का जो है उपन्यास इसमें लगा हुआ है। देखिए हम लोग बहुत शानदार ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? डूबते मस्तूल किसका उपन्यास है? महाभोज किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? थोड़े भी गंभीर विद्यार्थी आपके सामने उत्तर चलने लगा। मुर्दों का टीला किसका है? रांगे राघव का है। ऐतिहासिक उपन्यास है। किस पे लिखा गया? मोहनजोदड़ो के संबंधित उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता, मस्तूल मेहता। देखिए मैं तो ऐसे याद किया मस्तूल मेहता। मैं हमेशा ये देखिए हम हमारा ये प्रयास रहता है ना कि हमें युद्ध भूमि के लिए तैयार होना है। नहीं, अभी हम थोड़ा किसी को बता देंगे, अभी हम अपनी विद्वता झाड़ देंगे, लेकिन अगर युद्ध भूमि में ऐसे प्रश्न नहीं बचे ना तो बहुत पीछे होने वाले हैं। इस बात को कनेक्ट करिए और छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। कह रहे हैं महाभोज किसका है? ठीक है, मन्नू भंडारी जी का है। ठीक, लाल टीन की छत किसका है? निर्मल वर्मा है। तो पहले का क्या होगा? तीसरा हो गया। इसको मिलाते हैं, हमारे सामने दो विकल्प है, पहले का तीसरा मिल रहा है, मतलब दो विकल्प फालतू के, इनको खत्म करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग को एग्जाम में भी करना है। अब देखिए डूबते मस्तूल नरेश मेहता, मतलब बी का चौथा यहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। अब हमें उत्तर मिल गया, लेकिन हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, अंतिम तक हम लोग चलेंगे। अब देखिए महाभोज मन्नू भंडारी का है, सी का दूसरा। ठीक, लाल टीन की छत किसका है? निर्मल वर्मा का है, मतलब पहला। ठीक, हमें उत्तर मिल गया कि सर इसका उत्तर दूसरा विकल्प सही होगा। अब हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए शानदार प्रश्न, व्याख्या तो इसकी बहुत जबरदस्त। देखिए कह रहा है कि मुर्दों का टीला किसका है? तो मुर्दों का टीला रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव का है। अब देखिए डूबते मस्तूल किसका है? इनका एक जो है कब तक पुकारूं, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ऐसे नोट कर लीजिएगा, कहीं देखिएगा कभी भिड़ेगा। ठीक, अब देखिए डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है। महाभोज मन्नू भंडारी का है। लाल टीन की छत किसका है? निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा का है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पहले तो हम लोग प्रश्न को पढ़ा जाए। हमारे सामने असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का 39वां प्रश्न एकदम दंदनाते हुए सामने है। क्या रहे हैं? बहुत आसान पूछना, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई? ठीक है, अब देखिए ये भारुतेंदु, इनको उपाधि मिली थी। एक बात स्पष्ट हो गया कि यह इनको उपाधि मिली थी। इनका जन्म जान ले तो 1800 कब हुआ था? 50 में हुआ था। मृत्यु 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। पूछ रहे हैं कि भारतेंदु उपाधि कौन दिया, मतलब कब दी गई? तो पहले विकल्प 1878 में दी गई कि 1880 में दी गई कि 1884 में कि 1882 में। इसका सही उत्तर हो गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि 1880 में दिया गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया। देखिए व्याख्या, कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। राजा शिव प्रसाद को जब अंग्रेज सरकार की ओर से सितारे हिंद की पदवी मिली थी, ठीक है, तो सितारे की तुलना में 1880 में सार सुधा निधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली। अब देखिए शानदार एकदम। अब ये बड़ा चर्चित है कि भारतेंदु उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखे थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम से लिखते थे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, अंधा युग या धर्मवीर भारती जी। ठीक है, अंधा युग तक मतलब मैं ये कहूँ ना कि आज तक की परीक्षाओं को मिला दिया जाए
ठीक है, सभी पूरे देश के भारतीय परीक्षाओं को। तो मुझे लगता है 1000 से अधिक बार इनके विषय वस्तु से कभी प्रश्न, कभी इनके जो है गांधारी का कथन से प्रश्न, कभी धृतराष्ट्र के कथन से प्रश्न, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न मिलते रहते हैं। ठीक है, कभी तो विषय वस्तु से ही पूछ लेता है कि महाभारत की संध्या से था कि दोपहर से था कि सुबह से था, ऐसे घुमा देते हैं। तो हमें पता है क्या कि महाभारत 18वें दिन महाभारत की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। तो ये ऐसे मतलब घुमाते हैं, वो जो संध्या शब्द है ना, उसी को कभी सुबह कर देंगे, कभी दोपहर कर देंगे, लेकिन जो थोड़ी भी गंभीरता से अध्ययन कर रहा होगा वह इस प्रश्न को सही कर लेगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, कह रहे हैं अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मतलब हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि अंधा युग के लेखक कौन है, ये भी नहीं पूछ रहे हैं, कब आया तो यह भी नहीं, ठीक है, तो 1955 में आया, ठीक है, 5 अंक थे, यह भी नहीं पूछा, लेकिन पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये सब मैं नहीं पूछा, मुझे ये बता दो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आए हो, मुझे ये बता दो कि मेरी माता ही वहां नीत थी मर्यादा थी, यह कथन किसका है। कि मेरी माता ही वहां नीत थी मर्यादा थी, यह कथन किसका है। कह रहे हैं कि गांधारी का था, हम्म, कि अश्वत्थामा का था, कि धृतराष्ट्र का था, कि संजय का था। तो मित्रों, अब हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम लोग इतना तो जान गए कि मेरी माता ही वहां नीति थी मर्यादा थी, ये कथन किसका है, धृतराष्ट्र का है। अब कभी नहीं गलत करना है कि मेरी माता वहां नीति मर्यादा थी, कथन किसका है, धृतराष्ट्र का था, ठीक है, ठीक है, धृतराष्ट्र का था, ठीक, किसका है, धृतराष्ट्र का है। कह रहे हैं कि देखिए मेरी माता ही वहां नीच थी मर्यादा थी, अंधायुग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का था। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन कब हुआ, 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसके प्रमुख पात्र कौन है, अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, ठीक है, और कौन है, संजय है, ठीक है, वृद्धयाचक है, प्रहरी एक, व्यास, विदुर, ठीक है, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, ठीक, युयुत्सु, और कौन, गूंगा भिखारी, प्रहरी दो, बलराम, ये प्रहरी दो, इसी का नाम बलराम था, और ये प्रहरी एक व्यास, शायद इन्हीं का नाम व्यास था, कृष्ण इत्यादि हैं, ठीक है। ये यीशु पात्र ध्यान रखिएगा, कौन सा पात्र है? अब देखिए इसमें कौन सा हमको याद करना है, ठीक। तो देखिए मैंडल, अश्वत्थामा याद कर लीजिएगा, धृतराष्ट्र याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक, और क्या याद करेंगे, युधिष्ठिर, विदुर, ठीक है, युसु, ठीक, ज्यादा नहीं, इतना बस आप याद कर लीजिए। कौन से 5 पात्र, अश्वत्थामा, विदुर, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युसु, ठीक है, ये सारे पात्र आप बस ध्यान रख लीजिए। अब देखिए बड़ा शानदार प्रश्न, और कहां से, काव्य शास्त्र से प्रश्न, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ ले रहे हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, ठीक है। मतलब काव्य दोष का सर्वप्रथम व्याख्या किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक। काव्य दोष का वर्णन नहीं, पूछ रहे व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला। पहला विकल्प है नाट्य शास्त्र, दूसरा विकल्प है काव्य अलंकार, ठीक है, और तीसरा विकल्प है साहित्य सर्वस्व, और चौथा विकल्प है काव्य अलंकार शूद्र वृत्ति, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो गया कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या सूत्रों में मिला, किसमें, काव्य अलंकार सूत्र में मिला। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, कह रहे हैं काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ क्या है, काव्य अलंकार है। आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य परिभाषा में दोषहीनता को काव्य का एक लक्षण मानते हुए लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि तद दोषो शब्दातो सगुण अलंकृत पुनः क्वापि। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि तद दोषो शब्दातो सगुण अलंकृत पुनः क्वाप किसका है, कथन है, तो ये मम्मट का है। और इसी से संबंधित वैसे आदोषो करके है, हेमचंद की पंक्ति है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि काव्य आस्वाद में
काव्यास्वाद में बाधक उद्वेग जनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। कह रहे हैं उद्वेग जनको दोष है, ठीक है। और विश्वनाथ क्या कहते हैं? विश्वनाथ कहते हैं कि रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। रस अपकर्षा करके ऐसे इनका कथन है, दोष है। अब देखिए आगे व्याख्या। अब बता दे रहे हैं कि कौन सी किसकी पुस्तक है। देखिए नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की, दूसरी शताब्दी में। साहित्य सर्वस्व, ठीक है, ये बता रहे हैं कि सीताराम चतुर्वेदी के। काव्य अलंकार किसका है? भामह का भी है और किसका है? रुद्रट का भी है। लेकिन अंतर है कि जो भामह 6वीं सदी में और रुद्रट का 9वीं सदी में है। वामन, ठीक है, 8वीं सदी में है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। वृत्तियों में इसकी रचना की गई। अब देखिए कथन कारण से प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रश्न को तैयार करते हुए हम लोग जाएंगे। कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है आप आगे पेपर देने। अब हमको बता दीजिए कि स्थापना और कारण, कुछ तर्क के प्रश्न। कह रहे हैं कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर कह रहा है कि क्षणवाद छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। देखिए मित्रों, अगर हम थोड़ा भी, जैसे अगर हम इस प्रश्न को हम कह रहे हैं हमको नहीं आ रहा है, हमको यह भी क्लियर है कि कुंवर नारायण तार सप्तक में आते हैं, और यदि इनकी यह रचना क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है तो छायावाद की चर्चा कहाँ से हो जाएगी। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहे हैं कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है, ठीक है। हाँ ये सही है कि जो इनकी चक्रव्यूह रचना थी वो क्षणवाद है, क्योंकि क्षणवाद किसकी विशेषता है? प्रयोगवाद की है। आप एक एक क्षण का प्रयोग ही बोलते हैं, ऐसे याद करिए कि आप एक एक क्षण का प्रयोग करते हैं, ऐसे प्रयोगवाद की विशेषता है। युद्धभूमि के लिए इसको तैयार रखिए। कह रहे हैं कि क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ये गलत है, ये गलत है। तो तर्क गलत हो गया, आर गलत हो गया। अब हम लोग विकल्प खोजे कि कहाँ आर गलत है और ये सही है। तो पहले विकल्प में ए सही आर गलत, हमें तुरंत उत्तर मिल गया। लेकिन हम लोग शायद के विद्यार्थी चारों विकल्प पढ़ेंगे। कह रहे ए आर दोनों सही है, ठीक है। ए गलत, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो सही क्या हुआ? ए सही है कि हाँ इनकी चक्रव्यूह जो रचना थी, ठीक है, उसमें क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित था वो, क्योंकि प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। लेकिन मित्रों क्षणवाद छायावादी कविता की विशेषता नहीं है। व्याख्या को पढ़ते हैं शानदार ढंग से। कह रहे हैं कि कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की रचना से अनुप्रमाणित हैं, ठीक है। ये सारी रचनाएं क्या है? क्षणवाद की रचना से अनुप्रमाणित हैं। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। क्षणवाद, क्षण का आप करते हैं प्रयोग, मतलब क्षणवाद प्रयोगवाद की। देखिए याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्षण प्रयोग से कनेक्ट करिए और कह दीजिए कि क्षणवाद विशेषता प्रयोगवाद की है, क्षणवाद प्रयोगवादी कविता की विशेषता है, अतः ए सही और आर गलत होगा। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं और वीडियो और तरीके से और अच्छे से और उत्साहित होऊंगा और अपना 100% दूंगा, ठीक है। मित्रों उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। यदि नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जय गुरुदेव।